Assalamu alaikum class. So today we are going to talk about cell cycle, which is in chapter number 5. So let's talk about this cell cycle. So starting with the definition of cell cycle. Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. अब देखिए सेल साइकिल के दौरान आपके पास ऐसे प्रोसेसेस ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनके ज़रिए एक सेल से आगे न्यू सेल्स बनते हैं। तो स्टार्टिंगली आपके पास एक सेल था, एक सेल से जब आपके पास दो डॉटर सेल्स बने या न्यू सेल्स बने हम कह सकते हैं, तो इस दौरान जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी प्रोसेसेस हुए, उन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज़ इंटरफेज और दूसरा फेज जो है उसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो इंटरफेज जो है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लॉन्गर है और माइटोटिक फेज का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा शॉर्टर है। ठीक है, अब इंटरफेस का टाइम पीरियड क्यों लॉन्गर है? क्योंकि इसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो अपने वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि वो अपने ऑर्गेनेल्स बना रहा है, अपने प्रोटीन्स बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है और अपने क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन कर रहा है। तो इसमें वो बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है, इसलिए उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और इसलिए उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सेल साइकिल के पहले फेजेस आपको बताए गए कि दो फेजेस हैं, एक फेज़ है इंटरफेज, दूसरा फेज़ है माइटोटिक फेज़। फिर आपको आगे इंटरफेज की डिवीज़न बता दी गई है कि इंटरफेज के आगे से तीन फेजेस आते हैं। पहला फेज़ है G1 फेज़, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट गैप, दूसरा जो है वो सिंथेसिस फेज़ है और तीसरा जो है वो G2 फेज़ है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए इसको अंडरलाइन करती जाती हूँ साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ मैंने बात की कि ये जो है आपके पास G1 फेज़ है, ठीक है, ये सिंथेसिस का बताया गया और ये G2 यानी सेकंड गैप का बताया गया। अगर हम G1 फेज़ की बात करें, ठीक है, G1 फेज़ की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि G1 फेज़ में सेल सबसे पहले अपने प्रोटीन की सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा है, अपने ऑर्गेनल्स को इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद साइज़ में भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, अपने ऑर्गेनल्स को इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये मत समझना कि एक राइबोसोम बन रहा है या एक माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप ह्यूमन लिवर सेल्स देखें तो पर सेल वहाँ पर 1000 से 2000 माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट होते हैं। तो कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि सेल एक माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, एक राइबोसोम बना रहा है, एक गोल्गी प्रोटोस बना रहा है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ठीक है जी, और इस फेज़ में G1 फेज़ में आपके पास ऐसे एंजाइम्स भी बनेंगे जो आपको आगे इस फेज़ में ज़रूरत होंगे किसकी डुप्लीकेशन के लिए? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बात बताई गई आपको, टिपिकली इंटरफेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में 90% ऑफ द टाइम आपके पास क्या हो रहा होता है? इंटरफेज हो रहा होता है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका टाइम पीरियड लॉन्गर होता है और क्यों लॉन्गर होता है ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ पे आ जाते हैं जो कि आपके पास है एस फेज़। ठीक है, एस फेज़ की बात करते हैं तो एस फेज़ में क्या होता है कि सेल सिंपली अपने क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करता है। ठीक है, पहले क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड था, लेकिन एस फेज़ में आने के बाद सेल ने डुप्लीकेशन की अपने क्रोमोसोम की या अपने जेनेटिक मटेरियल की और फिर उसके बाद सेल के क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, आगे आपको डायग्राम आएगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात की गई है G2 फेज़ की। G2 फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। यहाँ पर सेल ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है जो कि माइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यानी यहाँ पर ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं जो आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स आपके पास फिलामेंट्स हैं और प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं। याद रखें, स्पिंडल फाइबर आपके पास फिलामेंट्स हैं और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम क्या है कि ये जब आगे माइटोसिस में जाके सेल की डिवीज़न होगी तो जब सेल में जाके क्रोमोसोम में मेटाफेज प्लेट बनेगी तो जो चीज़ क्रोमोसोम को सेल के ऑपोजिट पोल्स पर पुल करेगी ताकि क्रोमोसोम इक्वली डिवीजन के स्टेट में आ जाए, तो जो चीज़ क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स पर पुल करेगी वो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब उसके बाद बताया गया कि आफ्टर द G2 फेज़ ऑफ इंटरफेज सेल एंटर्स द डिवीजन फेज़ M फेज़। ठीक है, अब G2 फेज़ से होने के बाद सेल ने पहले क्या किया कि G1 फेज़ में सारे प्रोटीन्स बना लिए, एंजाइम बना लिए, ऑर्गेनल्स बना लिए, एस फेज़ में डुप्लीकेशन कर लिए, G2 फेज़ में फिर प्रोटीन्स बना लिए जो कि स्पिंडल फाइबर्स के लिए की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थे। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो अब सेल फाइनली क्या करेगा? M फेज़ में चला जाएगा। ठीक है, M फेज़ में एंटर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर उस सेल की डिवीज़न होगी, वो ऑलरेडी प्रिपेयर है डिवीज़न के लिए, यहाँ पर उसकी डिवीज़न होगी और एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद नीचे एक लाइन है जिसमें आपको बताया गया है कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्प्रेरी तौर पे या परमानेंटली डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ऐसे सेल्स एक ऐसी स्टेट में चले गए हैं जिस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ क्विसेंस, और या फिर इसको जी नॉट फेज़ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया कि पहले माइटोसिस से पहले क्रोमोसोम का जो था एक क्रोमैटिड था, ठीक है। और ये सेंट्रोमेयर, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमैटिड को सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। बिफोर माइटोसिस यहाँ पर G1 फेज़ में जब वो था तो उसका क्या था, सिंगल क्रोमैटिड था, क्रोमोसोम का सिंगल क्रोमैटिड था। लेकिन जैसे ही वो एस फेज़ में गया है, एस फेज़ में जाने के बाद क्रोमोसोम ने अपनी रेप्लिकेशन की, अब यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम हो चुके हैं, यानी रेप्लिकेशन होने के बाद एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हो चुके हैं। याद रखें, अगर आपके पास सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है तो भी उसे क्रोमोसोम ही कहेंगे, अगर डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है तो भी उसे क्रोमोसोम ही कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इस डायग्राम में आपको स्पिंडल फाइबर्स का बताया गया है। तो देखिए ये सेंट्रोजोम है, दोनों सेल के ऑपोजिट पोल्स पे दोनों तरफ जो है वो सेंट्रोजोम दिखाए गए हैं, और सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं। देखिए इसमें आपको मेटाफेज प्लेट भी दिखाई गई है, यानी बिल्कुल क्रोमोसोम जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन हो गए हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। और स्पिंडल फाइबर्स का भी आपको दिखा दिया गया है कि सेंट्रोजोम से ओरिजिनेट हो रहे हैं और जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं, और फिर यही स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम को ऑपोजिट साइड्स पे पुल करेंगे, ठीक है जी। अब देखें इस स्लाइड में बताया गया है कि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। अब यही बताया जा रहा है कि अगर G2 में आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, प्रोटीन्स नहीं बनते, तो माइटोसिस भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि G2 फेज़ में ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं जो किसकी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स क्या है? जो कि क्रोमोसोम के सेल के ऑपोजिट पोल्स पर पुल करेंगे, ठीक है। तो अगर वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे G2 फेज़ में तो माइटोसिस भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक और फेज़ है जिसको कहते हैं G0 फेज़। ये एडिशनल फेज़ है, मेनली 3 ही फेज़ होते हैं, G1 फेज़ होता है, फिर S फेज़ होता है, फिर G2 फेज़ होता है, और ये एक एडिशनल फेज़ है G0 फेज़। इसमें वो सेल्स एंटर कर जाते हैं जिन्होंने डिवाइड नहीं करना होता, जो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, तो वो सेल्स डायरेक्टली G1 से G0 फेज़ में एंटर कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने डिवीजन करनी ही नहीं होती, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो कि G0 फेज़ में एंटर कर जाते हैं इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी लाइफ टाइम के लिए वो उसमें एंटर कर जाते हैं, जैसे कि न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं G0 फेज़ में एंटर कर जाते हैं, उनकी डिवीजन नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ। आपके मसल सेल्स की डिवीजन भी नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ, और कार्डियक सेल्स की डिवीजन भी नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और कुछ सेल जो हैं वो G0 फेज़ में इस तरह एंटर करते हैं कि अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं, जब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये G0 फेज़ में ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, ठीक है। अब लिवर में फॉर एग्जाम्पल किसी सर्जन ने आपके लिवर का एक पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, तो जो पार्ट उसने रिमूव किया है, सेल आपके लिवर सेल्स में ये एबिलिटी है कि वो उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही G0 फेज़ में एंटर नहीं करते, ठीक है, और वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपकी स्किन सेल्स की, इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, और इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं वो कभी भी G0 में एंटर नहीं करते और वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल, i.e. ईच इवेंट अकर्स इन अ सिक्वेंशियल फैशन एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल। अब यहाँ पे इस बॉक्स में जो I.E है इसका मतलब होता है दैट इज़, ठीक है। अब इसमें इतना बताया गया है कि जो सेल साइकिल के इवेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में चलते हैं और उनके सीक्वेंस को ख़राब नहीं किया जा सकता। अगर G1 फेज़ है, उसके बाद S फेज़ आ रहा है तो बिल्कुल G1 फेज़ के बाद S फेज़ ही आएगा, S फेज़ के बाद G2 आ रहा है तो G2 ही आएगा, G2 के बाद M आ रहा है तो M ही आएगा, यानी इसके ऑर्डर में कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। और वो ये भी कह रहा है इसमें कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल, ये साइकिल रिवर्स भी नहीं हो सकता, यानी अगर एक दफ़ा सेल G1 से S में चला गया तो S से दोबारा रिवर्स होकर G1 में नहीं जा सकता। सेम इज़ द केस विद G2 एंड M साइकिल, ठीक है। इसमें इतनी सी बात है। तो यहाँ पे सेल साइकिल की, यूकैरियोटिक सेल साइकिल की डायग्राम आप देख सकते हैं कि G1 फेज़ में बताया गया है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हो रही है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स हो रही है, ग्रोथ इन साइज़ हो रही है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर G1 फेज़ से जो एरो जा रहा है आगे, एक डायग्राम में आपको बताया कि वहाँ पर पहले सिंगल क्रोमेटिड था, ठीक है। फिर आगे S फेज़ आ गया, S फेज़ में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम और इसमें भी ग्रोथ इन साइज, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। S फेज़ से पास आउट होने के बाद अब देखिए एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेल जा रहा है G2 फेज़ में, यहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हो रही है एसेंशियल फॉर द माइटोसिस, बता चुकी हूँ, सारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद G2 फेज़ से सेल M फेज़ में जा रहा है और M फेज़ में जाने के बाद देखें सेल की दोबारा डिवीज़न हुई है, ठीक है। दोबारा डिवीज़न यानी यहाँ पर सेल की डिवीज़न हो गई है और सेल एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, या डिवाइड हो चुका है, ये भी आप कह सकते हैं। अब देखें एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जब सेल G1 फेज़ से S फेज़ में आ रहा होता है तो G1 फेज़ और S फेज़ के दरमियान चेक पॉइंट होती है। सिमिलरली S फेज़ और G2 फेज़ के दरमियान भी चेक पॉइंट होती है। G2 फेज़ और M फेज़ के दरमियान भी चेक पॉइंट होती है। सिर्फ याद रखने के लिए आपको ये बात बता रही हूँ, वो चेक पॉइंट क्या इंश्योर करती है कि आया G1 फेज़ में जो चीज़ होनी थी, यानी G1 फेज़ में अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी थी, ऑर्गेनल्स बनने थे, साइज़ ग्रो करना था सेल का, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, सेल डैमेज तो नहीं है। तो वो चेक पॉइंट जो G1 और S फेज़ के दरमियान है वो ये इंश्योर करती है या ये मेक श्योर करती है कि G1 फेज़ में जो चीज़ें होनी थी वो कम्प्लीटली प्रॉपरली हो रही हैं, ठीक है। तब वो सेल को डायरेक्ट करेगा कि अब सेल G1 फेज़ से S फेज़ में जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली यही केस है, जो चेक पॉइंट S फेज़ से G2 फेज़ के दरमियान मौजूद होगी, वो भी ये इंश्योर करेगी कि आया S फेज़ में प्रॉपरली चीज़ें हुई हैं, तब वो डायरेक्ट करेगी सेल को कि वो S फेज़ से G2 में आ जाए। और फिर G2 और M फेज़ के दरमियान जो चेक पॉइंट होगी वो ये इंश्योर करेगी कि G2 फेज़ में जो चीज़ें होनी थी वो प्रॉपरली हुई हैं, तो सेल जाएगा G2 से डिवीज़न फेज़ में, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पर आपका सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आ गई होगी आपको।